अमेरिका, इजरायली और यूरोपियन अखबारों ने एक नया झूठ फैलाना शुरू किया है। क्या है वो? कि यह्या सिनवार एक औरत के कपड़े पहन के गाजा में सिविलियंस के बीच रह रहा है। और यह्या सिनवार ने क्या जवाब दिया? यह्या सिनवार ने कहा, नेतन्याहू, तुमको मैं चूड़ियां भेज रहा हूं, तुम चूड़ियां पहनो नामर्द, और अगर अगर मर्द हो असली तो मैदान में सामने आओ। अमरीश मिश्रा स्पीक में आपका स्वागत है। बड़ी खबर है ये, जिसको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये इजरायली, अमेरिकन और जो यूरोपियन मीडिया है ये फैला रहा है। उसके अलावा एक 15 साल की फिलिस्तीनी लड़की खुद शहीद हो गई, लेकिन उसने कैसे अपने फिलिस्तीनी भाइयों की एक छोटी सी जंग को फतेह की तरफ ले गई। तीसरी बात, यमन ने आज फिर स्ट्राइक किया। चौथी बात, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने अभी तक नेटजरीम एक्सिस पे केवल 28 इजरायली सोल्जर दिसंबर के बाद से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस मार चुका है। नेटजरीम एक्सिस वो जो नेतन्याहू के नाक का बाल है, जिसको उसने अपने नाक का बाल बना रखा है, वहां पर वो कुत्तों की तरह आईडीएफ मारी जा रही है। अच्छा, अब आते हैं यह्या सिनवार की कहानी पे। देखिए, दो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई। 24 अगस्त 27 अगस्त 2024 है। 24 अगस्त को डेली एक्सप्रेस यूनाइटेड किंगडम का एक ऐसे टैबलॉइड अखबार है, थर्ड ग्रेड, उसने एक खबर छापी ये वाली कि यह्या सिनवार मिल नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो औरतों का भेष बना के बुर्का पहने गाजा के सिविलियंस में घूम रहा है। और ये पूरा एक प्रोवोकेटिव, मतलब जैसे, अच्छा, एक तरफ ये प्रोवोक कर रहे हैं, और किसको प्रोवोक कर रहे हैं? यह्या सिनवार को। वो इससे प्रोवोक होगा, उसको जो मैसेज भेजना है नेतन्याहू को, वो वैसे ही भेजता रहा है। उसके पास अपना सिस्टम है, वो भी अब आपको हम बताएंगे क्या उसका अपना सिस्टम है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी गलीज बातों से यह्या सिनवार जैसा आदमी जो इतना बड़ा युद्ध इस समय लड़ रहा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, वो प्रोवोक हो जाएगा। अच्छा, डेली एक्सप्रेस ने छापा, उसने इजरायली ऑफिशियल्स को भी कोट किया। उसने ये भी कहा, मतलब एक मूर्खतापूर्ण की हद, मतलब मूर्खता की हद देखिए, कि उसमें यह भी कहा, एक इजरायली ऑफिसर कह रहे, अरे हम तो पकड़ने वाले थे उसको, और हम एक अंडरग्राउंड टनल में घुस गए, और जब हम द कॉफी वो स्टिल हॉट, कि कॉफी अभी भी गर्म थी, वो यहीं अभी अभी यहां से भागा था। बेवकूफों, ये कॉफी गर्म, ये कोई हॉलीवुड पिक्चर नहीं है, समझे? कि जहां पर वो मिशन इम्पॉसिबल और टॉम क्रूज को दौड़ा रहे हो, और वो वहीं पर मैगी खा रहा था, उसके बाद भागा है, और वहां पर तुम्हें उसका मिल जाता है खाना पीना। अरे यार, क्या मतलब, कुछ तो एक लेवल रखो, कुछ तो एक स्तर रखो। ये तो विदेशी पत्रकारिता। इसीलिए देखिए, भारत की जो पत्रकारिता, अब समझ में बात आ रही है कि क्यों इस तरह के जो सो कॉल्ड बीजेपी विरोधी या अपने को अलग कहने वाले पत्रकार, शेखर गुप्ता, सिद्धार्थ वरदराजन और भी इस तरह के तमाम, जो रविश कुमार वगैरह, ये क्यों फेल हो जाते हैं। अरे ये लोग भी इसी तरह से सोचते हैं। इनको पता ही नहीं है कि यह्या सिनवार जैसा योद्धा वो कैसे सोचेगा। इन्होंने कभी माओ से तुंग या लेनिन को पढ़ा ही नहीं है, कभी इन्होंने हो ची मिन्ह को पढ़ा ही नहीं है। वो तो छोड़ दीजिए, 1857 को नहीं पढ़ा, तात्या तोपे को नहीं पढ़ा, मंगल पांडे को नहीं पढ़ा। भाई, तुम क्यों इस देश में रह रहे हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आप देखिए, इसमें जो एक पूरा एक वो आता, अच्छा, 24 अगस्त को डेली एक्सप्रेस जो यूके की, उसने ये छापा। 25 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छाप दिया, और सबसे मजेदार बात, उस आर्टिकल में कहीं ये मेंशन भी नहीं है कि यह्या सिनवार बुर्का पहन के गाजा के सिविलियन में के बीच रह रहा है। मतलब डेली एक्सप्रेस में ये कहा गया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस खबर को थोड़ा लेजिटिमाइज करने के लिए ये पाती, मतलब ये जो मेन पार्ट था कि वो एक महिला की तरह रह रहा है, उसको ही गायब कर दिया। मतलब तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने माना कि डेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट फर्जी है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और उसी, ये देखिए, जब एक कोई पतन की तरफ जाता है, जब साम्राज्य, जब एक बड़ा रिसोर्सफुल, एक मतलब सुपर पावर जब पतन की ओर जाता है, तो ये होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार जो है, वो जमीन में जो चाटते हैं ना, मतलब जिनको कोड़ हो जाता है, उस तरह की जो पूरी सिचुएशन है, कोड़ियों की तरह हो गया है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार कोड़ियों की तरह हो गया है। उसको समझ, उसके जो रिपोर्टर्स हैं, उसके एडिटर्स, उनको कोड़ हो गया है, उनको मतलब पैरालिसिस हो गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। और आप देखिए, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी, उसने अपनी बातें बहुत सारी उजागर कर दी। यही देखिए,
विनाशकाले विपरीत बुद्धि। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि जब से वो 7 अक्टूबर हुआ उसके बाद से तो इसने शिन बेत ने इजराइल किया। शिन बेत कुत्तों की मौत, मतलब कुत्तों से कम उसकी उसकी हैसियत हो गई है। शिन बेत के लोग खुद आपस में विद्रोह कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और कह रहे हैं शिन बेत ने जो है ये इस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन रूम बनाया और यह्या सिनवार को ट्रेस करा और सीआईए भी लग गया उसमें। ये बात कही उसने कि सीआईए ने स्पेसिफिकली एक पूरा एक अपने रिसोर्सेज झोंके और एक और दो चीजें आपको बताएं, मतलब आप अचंभित रह जाएंगे जो इसमें जो इन रिपोर्ट्स में बात आई है, खासतौर पे न्यूयॉर्क टाइम्स में, कि अमेरिका ने एक अपना स्पेशल रडार दिया इजराइल को जो अंडरग्राउंड भी जिसकी मैपिंग कर सकता है, वो भी दिया। और सुनिए, जो इजराइल के एसेट्स हैं गाजा में, यानी जो ऐसे लोग जो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं, जासूस हैं जो मोसाद के इसके, उनको एक स्पेशल डीएनए किट दिया गया है कि वो अगर किसी से हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिला के वो जो उस आदमी का डीएनए जो है वो पता नहीं कैसे उनके पास आ जाएगा। अब तो ये मतलब ये सब कहानियां इब्ने सफी इससे बेहतर तरीके से 1950s 60s में लिख चुके हैं। इससे अच्छी पिक्चरें तो सलीम जावेद ने लिखी है। तुम क्या बीच में आओगे? ये क्या बात हुई कि डीएनए स्पेशल किट दिया है, हाथ मिलाते हैं डीएनए। अबे तुम लोग चूतिया हो। मतलब अब मैं ये पहली बार मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं और बड़ी मजबूरी में कर रहा हूं। मैं क्या बताऊं आपको, और कोई शब्द ही नहीं है कि तुम साले के एकदम, मतलब जो एकदम लेड पब्लिक है भारत की, जिसको पढ़े लिखे लोग अच्छे खासे कमाते हुए स्टार्टअप सीईओ जो हैं और ये सब चूतिया, मतलब जिनको कुछ नहीं पता, ये लोग भी ये सब पढ़ के वो हो जाते हैं, बड़ा वो हो जाते हैं कि डीएनए, अरे स्पेशल डीएनए ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है स्पेशल डीएनए? ये देखिए, ये जो पूरी बात है यही है कि आज हम लोग जो हैं बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि कैसे एक बड़े सुपर पावर का पतन हो रहा हो। तैयारी कर रहे हैं जो लड़ाई इन लोगों के खिलाफ आगे आने वाली है, जिसमें साउथ एशिया भी जिसकी चपेट में आएगा, जिसमें हमको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। उसकी तैयारी हो रही है, लेकिन उसकी तैयारी कैसे हो रही है? इनकी दिवालियापन समझिए। और इनका दिवालियापन केवल नहीं है, ये भारत के उच्च मध्यवर्ग, अपर मिडिल क्लास, दिस शोज द पॉवर्टी of the upper middle class of India, the poverty of their thought, the total bankruptcy of their ideas, the idiocy of the ideas. They are not even fit for a boots. हमारे जूते के बराबर वो लोग नहीं है। ये जो बात है, ये देखिए सच्चाई। और यह्या सिनवार को इन लोगों ने इस तरह से बात की। यह्या सिनवार ने हंसते हुए मैसेज भेजा कि मैं यहां हूं, आ जाओ यहां पर। अब यह्या सिनवार क्या है आपको बताएं, जो सिस्टम यूज करते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी नहीं यूज करता, उसने टेक्नोलॉजी यूज करना छोड़ दिया है, ह्यूमन कुरियर्स यूज कर रहा है, कभी भी पकड़ा जाएगा। अरे यार ये बताओ, ह्यूमन कुरियर्स वो यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहा, तुम्हें कैसे पता? तुम साले वो हो क्या वहां? तुम मौजूद हो क्या वहां? तुम्हें कैसे पता कि ये हो रहा है? और दूसरी बात, एक भी क्रेडिबल कोई, मतलब कुछ तो आप पेपर पे दिखाइए, कुछ तो ये दिखाइए कि हम इस तरह से कर रहे हैं, हमको ये मिला। सच्चाई ये है कि ये लोग ये कहते हैं कि यह्या सिनवार जो है वो 24 से 48 घंटे एक जगह नहीं रहता। अरे ये तो यार कोई भी समझ सकता है एक जगह नहीं रहता। हम भी एक जगह नहीं रहते, बताओ। हम तो यह्या सिनवार नहीं है। 48 से 24 घंटे एक जगह नहीं रहता, यहां से वहां जाता, वहां से वहां जाता, कभी ऊपर नहीं आता। ऊपर आएगा तो देखिए मोहम्मद दैफ ऊपर आया था, मार दिया गया। अबे बेवकूफों, मोहम्मद दैफ को तुमने मारा? तुम्हारी औकात है मोहम्मद दैफ को मारने की? नेतन्याहू की, नेतन्याहू जैसे कुत्ते की औकात है मोहम्मद दैफ को मारने की? देखिए, ये केवल गाली गलौज की भाषा समझते हैं, केवल ये गोली की भाषा समझते हैं और जूते की भाषा समझते हैं। इनको अपने जूते की नोक पे रखिए। और इनको जब बात मैं कर रहा हूं, इजरायलियों की बात नहीं कर रहा हूं, भारत में जो अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकार हैं, बरखा दत्त से लेकर रवि, जो भी ये रजदीप सरदेसाई, इस टाइप के लोगों को भी ले भी कह रहा हूं, शेखर गुप्ता, सिद्धार्थ राजन, इनको अपने जूते की नोक पे रखिए। इसी लायक हैं ये एक सिंपल सी एक जो झूठ है वेस्ट का, उसको काउंटर नहीं कर सकते। अभी देखिए क्या है कि यह्या सिनवार की पूरी जो कहानी है, उसमें जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, ऑब्वियसली ये नेतन्याहू को थोड़ा सा मोरल बूस्टर है कि नेतन्याहू जो बुरी तरह मार खाया, इधर हर जगह मार खाया, हिजबुल्लाह ने इतना मारा है। आज फिर 20 रॉकेट हिजबुल्लाह ने दाग दी। आज फिर नॉर्दर्न सेटलमेंट जो
नॉर्दर्न एरियाज हैं वो जल रहे हैं। और तो और नॉर्दर्न एरियाज के जो मेयर्स हैं, मतलब जो नॉर्दर्न इजराइल के जो शहर हैं उनके जो मेयर्स हैं, उन्होंने स्पेशल एक मीटिंग की। और मैं क्या गाली दूंगा जो उन्होंने गाली दी। उन्होंने कहा कि तुमने हम लोगों को, यू हैव लेफ्ट अस टू द डॉग्स। तुम केवल तेल अवीव की चिंता है, तेल अवीव बचा रहे, और तेल अवीव भी नहीं बच पा रहा है। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में घुस के मारा, यूनिट 8200 को, मोसाद को घुस के मारा। और क्या, और ये तो देखिए बात है कि नॉर्थ इजराइल के मेयर्स खुद कह रहे हैं कि हमको मरने के लिए छोड़ दिया, और ऐसी ऐसी गालियां दी हैं, ऐसी ऐसी गालियां दी हैं। मैं क्या वो गालियां दे सकता हूं बताइए। मतलब बिल्कुल जो जिस तरह की देसी गालियां हम लोग क्या है उससे भी भयंकर जो हिब्रू में गालियां दी हैं मेयर्स ने, वहां पर इलेक्टेड मेयर्स ने, वहां पर नेतन्याहू को खुल के मुंह पे, नेतन्याहू के ऑफिशियल्स को, नेतन्याहू को खुद चिट्ठी लिख के। तो अब आप ये बताइए, जब ये हालत है तो हम क्यों चुप रहे। कोई भी आपसे पूछेगा कि देखिए इस तरह की भाषा वो यूज करता है, इस तरह की भाषा ही सही है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल भाषा है, ये एक इंटेलेक्चुअल्स की भाषा है। इस समय चूतिया को चूतिया कहना एक इंटेलेक्चुअल प्रेरोगेटिव है, एक ड्यूटी है इंटेलेक्चुअल की। अगर वो ये नहीं कहता है तो वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। और आपको बताएं जो आज पूरी जो घटनाक्रम हुआ, क्योंकि ये देखिए इतनी बड़ी चीज है यहिया सिनवार वाली, और यहिया सिनवार ने हंसते हुए जिस तरीके से कहा कि हम तुम्हें चूड़ियां भेज रहे हैं नेतन्याहू, और अगर तुम मर्द हो तो इन चूड़ियों को पहन के आओ लड़ने, इन चूड़ियों को पहन के आओ लड़ने। ये बताइए। तो खैर, तो इसमें देखिए जो गाजा की जो घटना है आज की, इसमें अल फुरकान स्कूल जो अल जैतून नेबरहुड में है, यहां पर एक बड़ी जबरदस्त एक लड़ाई में आईडीएफ सोल्जर्स को मात खानी पड़ी। एंटी आर्मर शेल से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मारा। उसके बाद दूसरी जो लड़ाई बहलूल बिल्डिंग ब्राजील नेबरहुड मैंने आपको बताया था गाजा में, ब्राजील नेबरहुड जो राफा में गाजा में है, वहां की बहलूल बिल्डिंग में और जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें और इजरायली सोल्जर्स, 2 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। उसके बाद अल कस्ताल टावर्स, और अल कस्ताल जो टावर्स है ईस्ट ऑफ देर अल बला में, सेंट्रल गाजा में, वहां पर भयंकर मोर्टर से स्ट्राइक हुआ, और जिसमें आईडीएफ की कम से कम पूरी एक 12 सैनिकों की टुकड़ी भाग खड़ी हुई अपने हथियार छोड़ के। हथियार छोड़ने की बात में एक और वीडियो आया है वेस्ट बैंक, वो अभी आपको उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। उसके बाद देर अल बला में एक दूसरे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप ने उसी समय 60 कैलिबर मोर्टर शेल से आईडीएफ की फोर्सेस को मारा। और फिर जो किसुफुम साइट है, जो इजरायली सेटलमेंट है जो गाजा से लगा है, वहां पर गाजा के अंदर से बमबारी की कि लो बेटा, हम तुम्हारे सर पे चढ़ के मूत रहे हैं, हम तुम्हारे सर पे चढ़ के तुम्हारे सर पे मूत रहे हैं। इस तरीके की पूरी बात जो है, क्योंकि सीधे आप बताइए, जो कह रहे हैं कि हम नेत्जरीम कॉरिडोर में हमारा कब्जा है, गाजा पे हमारा कब्जा है, उसको लेके हमास इतना मार रहा है कि उसमें और क्या उपमा दी जा सकती है जो लोगों को क्लियरली समझ में आए। और जो अंधे, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि अंधों को सुनाने के लिए कभी कभी धमाके की जरूरत होती है। हम भगत सिंह लाइन के आदमी हैं, 1857 लाइन के आदमी हैं, तो हम तो यही ऐसी ही बातें करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए देर अल बला में फिर एक बड़ी घटना हुई, और ताल अल हवा में अल दहदू जो राउंड अबाउट है, चौराहा है, वहां पर घुस के जो आईडीएफ सोल्जर्स कई दिनों से वहां थे और एक अपना आउटपोस्ट बना रहे थे, क्योंकि उनका ये था कि तल अल हवा जो मतलब एक्चुअली क्या है कि तल अल हवा जो सेंट्रल गाजा में है, और नेत्जरीम जो थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ है, इजराइल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया जो गाजा का वो उस पर कब्जा करके और फिर उस पर कुछ अपने सेटलमेंट्स बना ले, कुछ अपने आउटपोस्ट बना ले, जो अभी तक नेत्जरीम पे नहीं कर पाए। नेत्जरीम में मैंने बताया कि 28 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, और यह ऑफिशियल फिगर है। जो अनऑफिशियल फिगर है वो करीब 136 इजरायली सैनिक नेत्जरीम एक्सिस में मारे जा चुके हैं, और कम से कम 11 बार वहां पर कमांड एंड कंट्रोल जो इन्होंने अपने आउटपोस्ट बनाने की कोशिश की आईडीएफ ने, उसको फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने नष्ट कर दिया। बताइए, 11 से लेकर 14 बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी। लेकिन ये इनकी कोशिश अभी भी है कि हम किसी तरीके से तल अल हवा और नेत्जरीम को कनेक्ट करें, लेकिन वो कनेक्शन में आप एक 25 अगस्त का वीडियो आज आया है, उसमें अद्भुत, मतलब ऐसी चीज तो मैंने कभी नहीं देखी। उसमें शुरू में दिखाते हैं कि 7
7 इजरायली सोल्जर्स एक जगह जा रहे हैं, यही तल अल हवा में, तल अल हवा तल अल सुल्तान के बीच, और उन 7 इजरायली सैनिकों को सबसे पहले एक्सप्लोसिव माइन से उनको एक्सप्लोड किया जाता है जहां वो खड़े हैं। उसमें से कई उसमें से घायल हो जाते हैं। उसके बाद जो है मशीन गन फायर, तर तर तर, और इतना भयंकर मशीन गन फायर, पहली बार एक वीडियो आया है जिसमें इस तरह का मशीन गन फायर, और मैं ये वीडियो तो देके जारी करूंगा, चाहे उसको डिमोनेटाइज करना पड़े कोई बात नहीं, मैं उसको जारी करूंगा। उसमें जो है जिस जुनून के साथ वो मशीन गन चला रहे हैं, जो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, मतलब आप खुद उठ के खड़े हो जाएंगे, इस तरह की पूरी सिचुएशन है। और फिर उसके बाद तीसरे फेज में जो मरकबा टैंक्स आसपास हैं उनको ढूंढ ढूंढ के मारा। मतलब ऐसा नहीं था कि एक एम्बुश, एक चीज होती है एम्बुश, कि जिसमें आप एक घात लगाते हैं, उस घात में फिलिस्तीनी फोर्सेस आती हैं। ये जो बात हुई, ये इसमें जो है मरकबा टैंक जहां हैं, वहां जहां छुपे हुए हैं, वहां फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जाके मारा, घात नहीं लगाई, जाके मारा वहां, और आरपीजी लॉन्चर से मारा। ये 25 अगस्त को ये वीडियो, 25 अगस्त का वीडियो है। घटनाएं ये संभवतः 20 से 25 अगस्त की है, उसके बीच की घटना। तो अब ये देखिए, ये जो प्रिसिशन है, ये जिस तरीके से मार हो रही है, इसके बारे में कोई क्या कहेगा, मैं सुनना चाहूंगा। उसके बाद देखिए कि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस ने मिलके नेजरीम कॉरिडोर पे एक तीसरा हमला आज किया। उसके बाद देखिए जो वेस्ट बैंक में क्या हुआ, अद्भुत चीज हुई। अब वेस्ट बैंक में इतनी लड़ाइयां हो चुकी हैं और आईडीएफ ने इस तरीके से वहां पर सैनिक फ्रंट पे मात खाई है, जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी। वेस्ट बैंक में वो सोचता था ये तो जन आंदोलन होते हैं, यहां हथियारों से उस तरह से लड़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ा है, छक्के छूट गए एनडीएफ के। और उसमें देखिए एक बात और हुई है कि अभी जो कुछ दिन पहले तुलकरेम में और ट्यूबस में जो इजरायली व्हीकल्स उड़ाई गई, उससे बहुत ज्यादा एक इजरायली फोर्सेस डिमोरलाइज हुई। तो उन्होंने अब ये प्लान बनाया है कि वेस्ट बैंक में हम एक जनरल अटैक करेंगे, मतलब जैसे पूरी सेना अटैक कर। अच्छा, वेस्ट बैंक में उस तरह से टनल्स है नहीं, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम जनरल अटैक करेंगे जैसे एक सेना अटैक करती है। और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस क्योंकि छिटपुट तरह से लड़ता है वेस्ट बैंक में गुरिल्ला तरीके से, तो और उसके पास ये टनल्स भी नहीं है छुपने के लिए, तो कहां जाएगा। लेकिन ये मूर्खता इन लोगों ने फर्स्ट इंतिफादा, सेकंड इंतिफादा में भी की थी 1990 में, और अभी 2001-2002 में। उस समय तो कुछ भी नहीं था फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के पास, केवल वो गुलेल से लड़ रहे थे, पत्थर मार रहे थे। लेकिन अब तो उनके पास सब कुछ है वहां वेस्ट बैंक में, और अभी तक बड़े बड़े फॉर्मेशंस में अटैक कई बार कर चुके हैं ये लोग, लेकिन हर बार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने उनको पीछे किया। तो मैं जो कह रहा था कि ट्यूबस और तुलकरेम में क्या हुआ कि जो व्हीकल्स एक तो डिस्ट्रॉय किए एक्सप्लोजिव लगा के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, दूसरा जो इक्विपमेंट कैप्चर किया, जो इजरायली इक्विपमेंट कैप्चर किया, उससे बहुत अंडर हो गए इजरायली कि यार ये तो मतलब हम तो कहीं के नहीं रहे, हमको तो हिजबुल्लाह ने मारा, उधर यमन मार रहा है, इधर हमास मार रहा है गाजा में, वेस्ट बैंक में भी हम पिट जाएंगे तो फिर क्या मुंह रह जाएगा। और उधर जो अमेरिका, और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जो पूरी जहिया सिनवार में जो ये बात उभर के आई कि सीआईए और मोसाद में पूरा कोलैबोरेशन है, सीआईए और शिनबेत में, और अमेरिका उनको रडार दे रहा है और वो जो फर्जी डीएनए टेक्नोलॉजी दे रहा है, उसमें अमेरिकन का कहना था कि यार अमेरिकन क्या है ना कि कई बार जो है वो हैं वो साम्राज्यवादी, वो उनके खिलाफ लड़ना अंत तक, वो साम्राज्यवादी हैं, उन्होंने क्रिमिनल फोर्सेस को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया है। लेकिन अमेरिकन जो है वो थोड़ा बोल देते हैं कि जो 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 उनको दिखाई पड़ता है, तो और खासतौर पे जो उनका एलाई होता है, अगर वो बेवकूफ़ी कर रहा है तो बोल देते। तो अमेरिकन ने कहा कि यार ये अजीब रिश्ता है, इजराइल को हम जितना इंटेलिजेंस देते हैं उस पर वो ये कुछ नहीं कर पाते, और फिर बोस्ट ये करते हैं कि इजराइल अमेरिका को इंटेलिजेंस देता। अरे यार ये क्या है, ये हमको इंटेलिजेंस क्या देंगे, हमने इनको इतनी इंपॉर्टेंट कुछ इंटेलिजेंस दी जिस पे ये एक्ट नहीं कर पाए। और हमको तो 7 अक्टूबर के बारे में पता ही नहीं था, हमको ये भी तो नहीं, हवा तक नहीं लगी थी, या किसी ने कभी कहा नहीं था हमसे कि 7 अक्टूबर संभव है। जबकि आपको बता दें अभी 7 अक्टूबर के 1 महीना पहले सितंबर 2023 में एक पैलेस्टीनियन ग्रुप ने, मुझे हंसी आ रही, एक पैलेस्टीनियन ग्रुप ने पूरा इनैक्ट किया था कि अगर हमास
इजराइल पे अटैक करेगा तो क्या होगा। और उस फंक्शन में सितंबर 2023 को उस फंक्शन में यहिया सिनवार ने अवार्ड दिया था उन प्ले एक्टर्स को जिन्होंने वो ड्रामा तैयार किया था कि हमास जब इजराइल पर अटैक करेगा तो क्या होगा। अब ये बताइए, सितंबर में ये घटना हो रही है और इन लोगों को हवानी यहिया सिनवार खुल के सामने था, वो अवार्ड दे रहा है क्योंकि यहिया सिनवार जानता है ना कि तुम लोग किस किस मिट्टी के बने हो, मूर्ख हो, गधे हो, क्या कहें हम। यहिया सिनवार लंबे समय से इजरायली जेल में रहे, 2011 में वो छूटे और उन्होंने हिब्रू सीखी। वो एक एक चीज पकड़ते हैं इजराइल की, उनको हिब्रू आती है, अरबिक आती है, तमाम और लैंग्वेजेस आती हैं और वो इजरायली माइंड को समझते हैं, वेस्टर्न माइंड को समझते हैं। वो जानते हैं इजराइल में क्या काबिलियत है और उसके लोगों में वो किस तरीके की जो एक बेसिक डम्बनेस है, जो एक मूर्खता जो भरी हुई है। और जो फौदा जैसी सीरीज देख के वाह 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 यहाँ के लोग करते हैं, मुझे उन पर भी हंसी आती है, जो अपर मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा था इंडिया के। तो ये जो पूरी बात है कि वो एक एक चीज वो जानता है। जब फौदा रिलीज हुई थी, जो कि बहुत हिट माना जाता है सीरियल, यहिया सिनवार की उस समय की हंसी उस सीरियल को देख के कि ये इजराइल है, देखो इतना थर्ड ग्रेड, उस हंसी को इजरायली कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड कर लिया। उस हंसी को बताइए, आपने हंसी को मतलब क्या कहें। ये वॉर है, ये शुद्ध रूप से आपके पास मीडिया है, आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आप अभी तक वॉर लड़ पा रहे हैं, वरना आप वॉर तो हार चुके हैं। आप कह रहे हैं कि हमने हंसी रिकॉर्ड कर ली है या सिनवार की, आप कह रहे हैं कि बुर्का पहन के घूम रहा। अबे तू किसको चूतिया बना रहे हो यार, तीसरी बार चौथी बार ये वर्ड यूज करना पड़ा, क्या करें बताइए। अब ये तो देखिए जो हिजबुल्लाह ने जो आज किया, हिजबुल्लाह ने, मैंने जैसे बताया कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त हमला किया और नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ पर फिर से दू दू करके जलने लगी, मतलब पूरा इलाका जलने लगा। उसके बाद जो श्रागा बैरिक्स हैं 146 डिवीजन इजराइल के, वहाँ पर स्ट्राइक किया। उसके बाद एलेत हशार तो बिल्कुल जैसे वो हो गया है कि मतलब घर की मुर्गी हो गई है हिजबुल्लाह की, जब चाहे वो लात मारता है एलेत हशार पे, जब चाहे लात मारता, कोई साला वहां पूछने को नहीं है, कोई ना इजरायली ना आईडीएफ उसको डिफेंड कर रहा है, कुछ नहीं, बस वो जाके सीधे 2 लात लगाता है और मतलब वहां मारता है, रोज मारता है और रोज वहां के लोग रोते हैं, रोज रोते हैं लोग वहां पर। उसके बाद देखिए अब इनका वही काम इजराइल के सिविलियंस को हमला करना, लेकिन वो भी देखिए गाजा में सिविलियंस पे जो अटैक्स हैं वो अभी एकदम से फिर बढ़े थे, इसके पहले कम हुए थे, अभी देखिए फिर से एक उसमें आ रहा है, एक बड़ा उसमें गिरावट आई है। और उसकी वजह यह है कि उसमें नेतन्याहू को अब टारगेट्स नहीं मिल रहे हैं, आईडीएफ को टारगेट्स नहीं मिल रहे हैं गाजा में। और हमारे लिए ये बहुत खुशखबरी है, क्योंकि हम देखिए कभी भी जो 40,000 से ऊपर लोग मारे गए हैं, जितने लोग घायल हुए हैं, अभी 10,000 मिसिंग हैं, रबल्स के अंदर हैं, वो तो कभी नहीं लौट सकते। और वो जो दुख है, वो जो अवसाद है, वो जो एक दर्द है, वो सबके अंदर है हमारे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आज हमने जो क्रूर जो इस तरह की शक्ति थी, जो कि आप फिल्मों में देखिए तो जब विलन की पूरी आर्मी चलती है तो उसके जब वो जो सुपर हीरोज की मार्वल वगैरह की फिल्म्स होती हैं, जो सुपर हीरोज की जब विलन की सुपर विलन्स की जब आर्मी चलती है तो उसके आगे कुछ टिकता नहीं है। लेकिन वैसी स्थिति उस सुपर विलन की आर्मी को बिना किसी कोई सुपर हीरो हुए आपने रोक दिया और आप उसको घुटने पे ले आए, उसको रुला दिया, आज रो रहे हैं इजरायली। तो ये जो पूरी स्थिति है, ये देखिए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का अचीवमेंट है। और इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए फिर से तल अल हवा पे एक दूसरा अटैक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने किया, किरियात शिमोना पे एक और अटैक हिजबुल्लाह ने किया, और यमन ने आज एक और मार कर दी। अभी खबर आई है, उसकी डिटेल्स नहीं आए हैं, लेकिन UKMTO जो यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिपोर्ट करता है, उसने कहा है कि एक बड़ी घटना हुई है जिसमें एक इंटरनेशनल शिप जो इजराइल से जुड़ी थी, गुजर रही थी लाल सागर से, और उस पर यमन ने हमला कर दिया। और उसके बाद उसमें अभी देखिए पिछले हमले में क्या हुआ था, सैनून जो ग्रीक शिप जिस पे हमला किया था पूरी ब्लास्ट हो गई थी। उसके बाद यमन ने एक और मैंने आपको बताया था कि
वो भी कहानी सामने आई थी कि जो यूरोपियन फ्रिगेट वहाँ पर था वो भाग खड़ा हुआ था। तो यमन आपसे आप मतलब नेवल फोर्स, मैंने कल कहा था कि मतलब 500 साल से जो डोमिनेंस है यूरोप का एशिया के ऊपर नेवल एरिना में, वो टूट रहा है। बताइए, वो टूट रहा है। और ये सब इसलिए क्योंकि ये अय्याशी में सब तब ये लोग एक्चुअली, अमेरिका और इंग्लैंड की जो स्थिति है, ये अय्याशी में, इनको अय्याशी टेक्नोलॉजी, तो ये सोचते हैं हम अय्याशी करेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी हमारे दुश्मनों को मारेगी, वो सब काम करेगी। ये भूल गए हैं लड़ना, ये ज़मीन पर उतर के लड़ना भूल गए, ये भूल गए हैं। और एक तो राइट विंग इतना यूरोप में बढ़ गया, वो अपने ही लोगों को मारता है, जैसे इंग्लैंड में हुआ, यहाँ सब हुआ। आज भी एक खबर आई कि जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं कियर स्टारमर, बड़े गंभीर होकर बोल रहे थे कि हम देखिए बहुत एक पेनफुल बजट लाने जा रहे हैं जिसमें बड़ा दर्द होगा लोगों को, ये होगा, हम लेकिन जड़ से उस समस्या को अटैक करेंगे जिसकी वजह से राइट्स हुए। अरे कियर स्टारमर, तुम पहले इजराइल का समर्थन बंद करो, पहले इजराइल का समर्थन बंद करो, अपनी औकात में रहो। और जो इंडिपेंडेंस जीते हैं, जो इंडिपेंडेंस जीते हैं प्रो गाजा टिकट में, उन पे ध्यान दो। क्योंकि कल को तुम्हारी सरकार कितने दिन रहेगी, तुम इतनी बड़ी मेजॉरिटी से आए हो, लेकिन तुम्हारी सरकार ऋषि सुनक की जो बेकार की थर्ड ग्रेड सरकार थी उससे बेहतर नहीं है। तुम्हारे कुछ तुम उखाड़ नहीं सकते हो जब तक तुम खुल के फिलिस्तीनियों का समर्थन नहीं करोगे, इजराइल के विरोध में नहीं जाओगे, जब तक ये जो जूविश पैसा तुमको आता है पीठ पीछे, जब तक वो लेना नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम लड़ाई तो चलिए छोड़ दीजिए, इंग्लैंड तो अब उस तरह की फोर्स रहा ही नहीं। हम ही लोगों ने 1857 और 1942 और फिर 1945 में निपटा दिया था। लेकिन अब वो, इनके पास दिमाग भी नहीं है, आर्थिक सोच भी नहीं है। और इंग्लैंड, वो लंदन वर्ल्ड का फाइनेंशियल कैपिटल बना हुआ है, बताइए, और इनके पास आर्थिक सोच भी खत्म हो गई। तो ये मैं देख रहा, आपको बता रहा हूं कि कैसे गाजा की लड़ाई पूरी दुनिया के, विश्व के तमाम इस तरह के मुद्दों से, दुनिया के करंट से, दूसरे देशों की राजनीति से, सब जगह से जुड़ी। आज देखिए रशा ने एक बड़ी ज़बरदस्त, करीब 400 ट्रक्स, एक यूक्रेन का एक एरिया है वहाँ पर 400 ट्रक्स में एक साथ मारा, 400। और वो 400 की 400 धू धू करके जल रही है। और अभी जेलेंस्की इसमें था कि हमने कर्स्क में इन्वेजन कर दिया है, ये कर दिया है। अब जेलेंस्की कह रहा है कि मेरे पास एक मास्टर प्लान है, और मास्टर प्लान एकदम विक्ट्री का प्लान है, और वो एकदम मॉस्को में घुस जाएंगे, लेकिन वो प्लान हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने पेश करेंगे। मतलब जेलेंस्की गधे, तुम्हें पैसा चाहिए ना, तुम पैसे के लिए, तुम्हें केवल पैसा चाहिए, तुम प्लान वहां रखोगे और तुम उसमें फंडिंग लाओगे, उस फंडिंग में 70% खा जाओगे, और अपने जो यूक्रेनियन फोर्सेज हैं उनको तुम बलि चढ़ा दोगे बेसिकली। जो रशा तुम्हें 400 ट्रकें जिसने उड़ा दी, जिसने कर्क्स ने मतलब कर्क्स में अभी 10-15 दिनों में 5000 यूक्रेनियन मार दिए। और जो कर्क्स का इन्वेजन था, वो पूरा यूक्रेन का जो एक, और ये नाटो का, मतलब इट वाज अ फार्स। आप कह रहे हैं कि हमने कर्क्स पे इन्वेट कर दिया, ये इन्वेजन होता है? जाके 5000 लोग मर जाएं और बाकी लोग भागना शुरू कर दें। उधर आईसिस से जो अटैक्स जो रशिया में करा है वो सब के सब फेल हो गए। तो ये जो देखिए बात है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जेलेंस्की ने आज आप देखिए इस चीज को, आप गूगल करिए। जेलेंस्की ने कहा है कि हमारे पास एक मास्टर प्लान है जीत का, विक्ट्री का, और हम जो है वो यूएस प्रेसिडेंट तो सीधे बात करेंगे और ये हो जाएगा वो। अरे यार, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, तुम 2 कौड़ी के आदमी हो। तुम जाके, तुमको जो है रशिया जो है तुमको पिंजड़ा में बंद करके और मॉस्को में घुमाएगा, और रशिया की जनता तुम्हारे ऊपर सड़े हुए अंडे फेंकेगी और सड़े हुए फल फेंकेगी। ये तुम्हारी स्थिति जेलेंस्की की हो गई। अभी देखिए क्या है कि जो दूसरी एक जो चाइना की भी जो पोजीशन है, चाइना में भी क्या हो रहा है कि अब चाइना को घेरने के लिए ये लोग ताइवान को मजबूत कर रहे हैं। और ताइवान को ये लोग बहुत दिनों से मजबूत कर रहे हैं। 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से ये ताइवान को वेस्ट मजबूत कर रहा है, और ताइवान को उसने मतलब एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया, इकोनॉमिक बहुत बना दिया। लेकिन चाइना जरा सा गुड़की देता है, ताइवान जो हक देता है। ये सच्चाई है। ताइवान से ये लोग, और ये कह रहे हैं कि हम ताइवान को अब आर्म करेंगे, ताइवान के वहाँ से हम मिसाइल छोड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो तुम ताइवान में पहले तुम हथियार तो पहुँचाओ। ताइवान के पास है क्या? ताइवान जैसी छोटी सी एक जगह
जिसको अगर चाइना चाहे अपने बूट से मसल दे। वो तो चाइना, क्योंकि अब वो जिस पॉलिसी पे चलता है कि वन स्टेट टू सिस्टम्स, कि भाई ठीक है हमारे यहाँ समाजवाद है, हमारे यहाँ कम्युनिज्म है, लेकिन हम दूसरी जगह जो हम लेंगे, और ताइवान को लेके रहेगा चाइना, क्योंकि उसका इट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। हांगकांग को लिया ना चाइना ने, लेकिन उसने ये पॉलिसी ईजाद की है कि वन कंट्री टू सिस्टम्स, थ्री सिस्टम्स, कि मतलब एक देश में 2 या 3 सिस्टम भी हो सकते हैं। और ये बड़ा एक ब्रॉड जो कम्युनिस्ट थिंकिंग, बहुत ही एडवांस लेवल की सारी चीज़ों को समझते हुए, पुरानी गलतियों से सीखते हुए, ये जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है, तो उसमें जो फिलिस्तीन के मामले में जो बीजिंग में चाइना ने मीटिंग बुलाई, जिसमें फतेह भी आया। और तो आपको बता दें कि अभी जो ब्रिक्स मीटिंग होने जा रही है उसमें, और जिस ब्रिक्स को प्यूटिन और रशिया और चाइना एक अमेरिका के विकल्प में, नेटो के विकल्प में खड़ा कर रहे हैं, जिसमें भारत भी है ब्रिक्स में, और उसमें नई करेंसीज को इंट्रोड्यूस करने की बात है ताकि डॉलर में ट्रेड खत्म हो जाए। ये भी बात है, अमेरिका इसीलिए बहुत डरा हुआ है। और मोदी के आगे, मतलब वो जानते हैं, अच्छा मोदी कमज़ोर हो गए हैं यहाँ, तो मोदी को प्यूटिन कभी डांट देते हैं, फिर वो जेलेंस्की के पास पहुंच जाते हैं, जेलेंस्की के पास वो पीस की बात, मतलब मोदी ने जाके वहाँ कहा यूक्रेन में कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम तो पीस के साथ हैं। अरे यार, पीस के साथ तो सभी हैं, तुम कौन से, मतलब ये अजीब पागल टाइप का ये आदमी है मोदी। आप ये बताइए कि पीस के साथ तो सभी हैं, हम इसका क्या मतलब है कि हम जो है न्यूट्रल नहीं, हम पीस के साथ हैं। अरे तो ये एक मजाक। देखिए, ये मोदी की सरकार भी भारत में कितने दिन रहेगी, आप बताओ। ये जो जिस स्थिति में ये पहुंच गए हैं, जिस हर चीज़ में यू टर्न, वक्फ बोर्ड के मामले में वापस ले लिया, उसके बाद और भी जो कुछ 2-3 इश्यूज आए उन्होंने सब कुछ वापस ले लिया, सीए, एनसीआर, ये सब जो एनआरसी वगैरह की बात है, इनके बाप में हिम्मत नहीं है कुछ लागू कर सके। तो ये जो देखिए पूरी दुनिया में जो नियो लिबरल इकोनॉमिक्स और अमेरिका और इजराइल लॉबी का जो दबदबा था, और उस दबदबे के नीचे जो तमाम देश थे, और कुछ देश की पार्टियां थी जैसे भारत में बीजेपी, इन सब का डिक्लाइन हो रहा है। जहिया सिनवार की लाइन पूरी दुनिया में उसकी तूती बोल रही है। रशिया और चाइना पूरी तरीके से खुल के ईरान के साथ हैं। ईरान कभी भी स्ट्राइक कर सकता है, और इस स्ट्राइक के बाद दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। आज का प्रसारण यहीं तक। धन्यवाद साथियों।